महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ खास सीटों पर सभी की नज़रें हैं। ऐसी ही सीटों में एक सीट है बारामती विधानसभा सीट। ये वही सीट है जहां से कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सपा मतलब कि शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है उसके जो नेता हैं शरद पवार यहीं से जीतते थे। इस चुनाव में बारामती सीट पर पवार परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले दो चेहरे एक दूसरे के सामने हैं। एक तरफ शरद पवार के भतीजे अजित पवार हैं तो दूसरी तरफ अजित पवार के भतीजे योगेंद्र पवार हैं। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। कौन जीतेगा ये सब पता चलेगा 23 तारीख को। लेकिन आज हम सीट का समीकरण में इसी बारामती सीट की बात करेंगे इसके चुनावी इतिहास की, यहाँ से जीते उम्मीदवारों की, पिछले चुनाव में इस सीट पर क्या हुआ था ये भी जानेंगे और इस बार कैसे समीकरण बन रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। ये सीट कैसी है, कैसा इसका नेचर है, कैसे यहाँ पर पवार परिवार आया, कैसे शरद पवार यहाँ आए और कैसे उनके आने के बाद ये सीट पवार परिवार का पर्याय बन गई, ये सब जानेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं बारामती सीट के बारे में। साल 1960 में महाराष्ट्र के पहले जो राज्य हुआ करता था बॉम्बे, ये कहलाता था। ये महाराष्ट्र अभी जो आप देखते हैं वो 1960 से पहले तक बॉम्बे राज्य कहा जाता था। इसमें जो गुजरात वाला हिस्सा है वो भी इसका हिस्सा होता था। बाद में एक तरह से जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, एक तो 1951 में हुआ, उसके बाद भी हुआ, तो जो अलग अलग राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसके बाद गुजरात एक अलग राज्य और महाराष्ट्र एक राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करें तो पहली बार 1951 में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए। बॉम्बे का जो पहला विधानसभा का चुनाव हुआ तब भी बारामती की सीट अस्तित्व में थी, मतलब पहले चुनाव से ये सीट अस्तित्व में है। और पहले चुनाव में बारामती से कांग्रेस के मलिक दादा साहेब को जीत मिली। उन्होंने पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी के प्रत्याशी जगताप बापूजी को 11,593 वोटों से हराया था। 1956 में जब दूसरी बार बॉम्बे स्टेट का चुनाव होता है, बॉम्बे जो एक राज्य था उस वक्त, उसका चुनाव होता है, तो उस चुनाव में बारामती में दो उम्मीदवारों को जीत मिली। दरअसल क्या होता है कि जो शुरुआती चुनाव थे उस वक्त कई ऐसी सीटें हुआ करती थीं जहां पर एक से ज़्यादा जनप्रतिनिधि चुने जाते थे। बाद में ये प्रक्रिया समाप्त कर दी गई। उस वक्त जो यहाँ पर चुनाव हुआ था तब यहाँ से दो उम्मीदवार जीते थे। एक पीडब्ल्यूपी पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी के जगताप बापूजी जो कि पिछली बार हारे थे वो, और दूसरे थे संभाजी बंदोबा। इन दोनों को सफलता मिली। बता दें कि 1961 से पहले तक ये प्रक्रिया चलती थी, लेकिन 1961 में जो एक व्यवस्था आई जिसके तहत इस पूरी व्यवस्था का जो दो संसदीय निर्वाचन, मतलब विधानसभा में भी चलती थी लोकसभा में चलती थी, इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। 1962 में जब महाराष्ट्र अस्तित्व में आ चुका था उस वक्त चुनाव में कांग्रेस की मालतीबाई शिरोले को जीत मिली। मालतीबाई ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार मान सिंह तुले को हराया था इस चुनाव में। और उसके बाद 1967 का जब चुनाव हुआ तो ये वो चुनावी साल था जब एक नए चेहरे की यहाँ पर एंट्री होती है और ये चेहरा आगे चलकर महज 38 साल की उम्र में राज्य का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनता है। ये चेहरा वो चेहरा होता है जो एक वक्त कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी उसकी थी और प्रधानमंत्री बनते बनते रह जाता है। ये युवा चेहरा उस वक्त जब 1978 में मुख्यमंत्री बना तो देश का सबसे युवा मुख्यमंत्री था। ये शख्स 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा। हम बात कर रहे हैं शरद पवार की। अपने करियर के शुरुआती दिनों में पवार उस समय महाराष्ट्र के बेहद प्रभावशाली नेता यशवंतराव चव्हाण के शिष्य माने जाते थे। 1967 में महज 27 साल की छोटी उम्र में पवार को कांग्रेस पार्टी ने बारामती सीट से उम्मीदवार बनाया। पवार ने बारामती में पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी के जो उम्मीदवार थे BS काकड़े को 16,359 वोटों से हराकर अपनी जीत की शुरुआत की। और ये ऐसी शुरुआत थी जहां से पवार और बारामती ये एक दूसरे के पर्याय बन गए। साल 1972 का जब चुनाव हुआ तो शरद पवार ने सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे हनुमान राव मोरे को हराया। 1972 के बाद महाराष्ट्र का अगला विधानसभा जब होता है चुनाव तो उस चुनाव से पहले आपातकाल और वो सारी जो चीज़ें थी वो हो चुकी होती हैं। और उसके बाद साल 1978 में यहाँ पर जब चुनाव होते हैं तो बहुत कुछ बदलता है। इस चुनाव में शरद पवार को हालांकि हनुमान राव मोरे पर जीत मिलती है, लेकिन मोरे से ज़्यादा
जो कहानी है वो बहुत कुछ बदलती है 1978 के चुनाव के बाद खुद शरद पवार के लिए। शरद पवार मोरे को 18,638 वोट से हरा देते हैं। ये वो समय था जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस दो अलग अलग धड़ों में बंट चुकी थी। दरअसल 1977 की हार के बाद कांग्रेस में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत सारा असंतोष था। जो मार्च में चुनाव हुए उनमें हार के बाद जून आते आते कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन होता है और उस नेतृत्व परिवर्तन के बाद चीज़ें ऐसी बदलती हैं कि जनवरी 1978 आते आते इंदिरा गांधी को दूसरी बार अपनी ही पार्टी से बाहर कर दिया जाता है और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो एक दूसरा धड़ा, जो बागी धड़ा था, वो कांग्रेस आई के रूप में अस्तित्व में आता है। और 1978 के चुनाव में ये कांग्रेस आई और दूसरी तरफ कांग्रेस होती है। उस कांग्रेस में शरद पवार से लेके कई बड़े नेता महाराष्ट्र के उस वक्त वहाँ पर उसका हिस्सा होते हैं। कांग्रेस आई को उस चुनाव में 62 सीटें मिलती हैं, वहीं कांग्रेस को 69 सीटों पर जीत मिलती है। कांग्रेस 69 सीटें जो जीतने में सफल होती है, लेकिन जनता पार्टी जो चंद महीने पहले देश की सत्ता में आई थी वो भी बहुमत के 145 के आंकड़े से दूर रह जाती है। उसे भी महज 99 सीटें मिलती हैं, यानी किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है। और चुनावों के बाद कांग्रेस आई, वही कांग्रेस आई जो कि कांग्रेस से बाहर की गई इंदिरा ने महज 3 महीने पहले, 3 महीने भी ज़्यादा ही कहेंगे क्योंकि जनवरी में उन्हें बाहर किया गया और मार्च की शुरुआत में नतीजे आ गया। मतलब 1.5-2 महीने की कहानी है ये। और उस 2 महीने के भीतर जो पार्टी बनी थी वो पार्टी एक बार कांग्रेस से फिर से गठबंधन करती है और गठबंधन के बाद कांग्रेस के वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। शरद पवार इस कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, सबसे ताकतवर मंत्रियों में होते हैं। इंदिरा की पार्टी जो कि महज कुछ महीनों पहले बनी थी वो भी इसकी भागीदार होती है। नई पार्टी जो सत्ता में भागीदारी कर रही होती है उसमें इंदिरा का जो प्रभाव है उसके और उनके गुट के जो लोग थे उनका प्रभाव सरकार में धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ये बातें शरद पवार को नागवार गुजरती हैं। शरद पवार की खुद की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ रही होती हैं और ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ती हैं कि गठबंधन टूटने की कगार पर आ जाता है। उस वक्त के कांग्रेस आई के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एक फार्मूला लेकर आते हैं। फार्मूला ये होता है कि कांग्रेस आई सरकार से बाहर हो जाएगी और वो बाहर से समर्थन देगी और सरकार चलती रहे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इतनी देर कि जो शरद पवार थे वो अपने सारे मोहरे सेट कर चुके होते हैं, फिट कर चुके होते हैं। उनकी बातें कई हफ्तों से चल रही होती हैं जनता पार्टी के नेताओं से और वो अपने लिए एक माकूल समर्थन जुटा चुके होते हैं। शरद पवार अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और विद्रोह करते हैं और 40 विधायकों के साथ एक अलग गुट और एक अलग पार्टी बनाकर अलग हो जाते हैं। उन 40 बागी विधायकों को समर्थन मिलता है जनता पार्टी का जिसके पास 99 विधायक थे, लेकिन 40 विधायकों वाले शरद पवार खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जुलाई आते आते शरद पवार राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके होते हैं। 12 जुलाई को वो इस्तीफा देते हैं और 18 जुलाई को नई सरकार बनती है जिसमें जनता पार्टी, लेफ्ट और कुछ निर्दलियों का समर्थन होता है और ये समर्थन इतना होता है कि नई सरकार के पास 180 विधायकों का समर्थन आ जाता है। 40 विधायकों वाले शरद पवार 180 विधायकों के समर्थन के साथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये बगावत और ये कहानी सुनकर काफ़ी कुछ आपको बीते 2-3 सालों में जो महाराष्ट्र में हुआ कुछ वैसी ही कहानियों का एहसास या याददाश्त में आपके गूंजी होंगी। कुछ वैसा ही अब अगर उनके भतीजे या शिवसेना की तरफ से हो रहा है तो महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ ये नया नहीं है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जो कुछ यहाँ से घटता है, शरद पवार अलग होते हैं, लेकिन हम वापस बारामती चलते हैं। बारामती का जो अगला चुनाव होता है महाराष्ट्र का, तब शरद पवार के लिए बहुत कुछ बदल चुका होता है। दरअसल होता क्या है, 18 जुलाई 1978 को शरद पवार मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन केंद्र में बहुत कुछ बेहतर नहीं हो रहा होता है जनता पार्टी के लिए और इतना कुछ बदलता है कि सरकार बदलती है। सरकार बदलने के बाद दोबारा भी गिर जाती है और गिरने के बाद देश में मध्यावधि चुनाव होते हैं।
और इंदिरा की नई नवेली पार्टी देश में सरकार बनाती है। सरकार बनने के बाद एक बार फिर बदलावों का सिलसिला शुरू होता है। वैसे ही बदलाव जो 77 के नतीजों के बाद हुए थे बहुत सारे राज्यों में, कुछ उसी तरह का बदलाव और यहाँ पर भी होता है। राज्य में जो सरकार होती है वो हटा दी जाती है, बर्खास्त कर दी जाती है, नए सिरे से चुनाव होते हैं साल 1980 के बाद। साल 1980 के चुनाव में शरद पवार कांग्रेस यू के टिकट पर उतरते हैं और एक बार फिर उन्हें बारामती से जीत मिलती है। कांग्रेस आई जो कि सत्ता में, केंद्र की सत्ता में होती है, उसके उम्मीदवार होते हैं धोंडीबा चोपड़े। उनको शरद पवार 28,369 वोटों से शिकस्त दे देते हैं। इसके बाद 5 साल बाद 1985 का चुनाव होता है। शरद पवार एक बार फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनाइटेड, वही पार्टी जो कि आगे चलकर नाम बदलता है उसका, और इस तरह से वो जो बहुत सारे इंदिरा विरोधी नेता थे उनका एक संयुक्त पार्टी बनती है। उस पार्टी का चेहरा बनते हैं शरद पवार समेत कुछ और चेहरे होते हैं, कर्नाटक से कुछ चेहरे होते हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के चेहरे होते हैं। उन चेहरों के साथ बनी इस पार्टी के सिंबल पर शरद पवार लड़ते हैं और एक बार फिर जीतते हैं। और इसके साथ में इस 85 के चुनाव के बाद शरद पवार के लिए चीज़ें फिर से बदलनी शुरू होती हैं। दरअसल होता क्या है कि इंदिरा के निधन के बाद जो इंदिरा गांधी की हत्या होती है 1984 में, उसके बाद राजीव के हाथ में कमान आती है कांग्रेस की, और कांग्रेस की कमान जब राजीव गांधी के हाथ में आती है उसके दौरान महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार होती है। पर पार्टी को ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं, वैसा चेहरा नहीं मिलता जिसकी पूरे प्रदेश में पकड़ हो। उसके बाद राजीव गांधी और शरद पवार में बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं, और एक वक्त के साथ दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत समझ में आती है और शरद पवार की कांग्रेस में वापसी हो जाती है। कांग्रेस में एक बार फिर से वो वापस आ जाते हैं और साल 1990 का जब चुनाव आता है तो शरद पवार कांग्रेस के टिकट पर उतरते हैं और कांग्रेस के टिकट पर उतरकर एक बार फिर से बारामती से जीतते हैं। इसके बाद आता है साल 1991। बारामती में उपचुनाव की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि पवार 10वीं लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। ये वो दौर था जब ये माना जा रहा था कि शायद शरद पवार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह जाते हैं, केंद्र की राजनीति में आते हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त तक केंद्र की राजनीति में नहीं रह पाते हैं। दरअसल होता क्या है कि मंदिर आंदोलन जब अपने चरम पे होता है उस दौर में ऐसी घटनाएं होती हैं कुछ, उसके बाद चीज़ें बदलने लगती हैं। बदलती ऐसी हैं कि जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया जाता है, उसके बाद उस विवादित ढांचे को जब गिराया जाता है तो उसके बाद देश में दंगे फैलते हैं और सबसे ज़्यादा असर जो होता है 1993 के जो मुंबई के दंगे होते हैं, 1993 के मुंबई के दंगों के बाद वहाँ पर नेता को बदला जाता है, मुख्यमंत्री को बदला जाता है और शरद पवार को वापस भेजा जाता है। शरद पवार चौथी बार वहां जाकर मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके पीछे की भी कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव जो कि अपने सामने एक ऐसा चेहरा नहीं रखना चाहते थे जो उन्हें चुनौती दे सके। दरअसल वो 1991 में प्रधानमंत्री के दावेदार थे और माना जा रहा था कि हालांकि वो दावेदारी में पिछड़ गए थे पर उनके लिए चुनौती माने जा रहे थे और कहा जाता है कि इस वजह से उन्हें भेज दिया गया महाराष्ट्र। हालांकि दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि शरद पवार जैसा नेता ही उस स्थिति को कंट्रोल कर सकता था और उसके लिए उन्हें वापस वहां भेजा जाता है। वहां पर वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। साल 1991 वाले उपचुनाव की भी बात कर लेते हैं। साल 1991 में जब उपचुनाव होता है तो बारामती से एक नए चेहरे की एंट्री होती है। वो चेहरा होते हैं शरद पवार के भतीजे यानी राज्य के मौजूदा उप मुख्यमंत्री अजित पवार। साल 1991 के इस उपचुनाव में बारामती सीट से अजित अपने चाचा की जगह लेते हैं और जीतते हैं और तब से उनकी जीत का जो सिलसिला शुरू होता है वो अब तक जारी है। साल 1995 का चुनाव में भी वो जीतते हैं, साल 1999 में भी जीतते हैं। हालांकि तब तक कांग्रेस के टिकट पर नहीं
बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में उतरते हैं, क्योंकि तब तक शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच जो रिश्ते थे, उन रिश्तों की वजह से सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर जैसे नेता बगावत करते हैं और एक नई पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी के नेता बनते हैं शरद पवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके टिकट पर उतरते हैं अजित पवार और जीतते भी हैं। साल 1999 के बाद से अजित पवार लगातार साल 2005, 2014 और 2019 में भी यहां से जीत दर्ज करने में सफल रहते हैं। पिछला चुनाव जो 2019 का चुनाव था, बारामती से एनसीपी और भाजपा के बीच में रहा। एनसीपी से अजित पवार उम्मीदवार थे तो भाजपा के टिकट पर गोपीचंद कुंडलिक उतरे थे। अजित पवार ने यह चुनाव 1,65,265 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में अजित पवार को 1,95,641 वोट मिले थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार को महज 30,376 वोटों से संतोष करना पड़ा था। अब इस बार की बात कर लेते हैं, इस चुनावों की। ये चुनाव अपने आप में बेहद खास हो गया है बारामती के लिए, जब बारामती में पवार परिवार के दो चेहरे एक दूसरे के खिलाफ उतरे हैं और दोनों ही इस विरासत पर, वो विरासत जो शरद पवार की विरासत, वो विरासत जिसको पिछले कई सालों से अजित पवार लेकर चल रहे हैं, उस पर दावेदारी कर रहे हैं। इस बार के चुनावों में अजित पवार उम्मीदवार हैं एनसीपी से, जो कि बगावत कर चुके थे अपने चाचा से, यानी कि शरद पवार से। शरद पवार ने अपने पोते को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। शरद पवार के पोते योगेंद्र पवार यहाँ से एनसीपी सपा के उम्मीदवार हैं। अब ये देखना होगा कि शरद पवार ने जिसको अपनी विरासत सौंपी थी वो अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखेगा, या फिर शरद पवार जिसे अब नई विरासत देना चाहते हैं वो एक नया इतिहास लिखेगा। ये सब पता चलेगा 20 तारीख को जब मतदाता मतदान करेंगे, और हमें पता चलेगा 23 तारीख को जब चुनाव नतीजे आएंगे कि चाचा और भतीजे की लड़ाई में, चाचा और भतीजे के बीच जो नया मुकाबला हो रहा है उसमें कौन जीता, कौन हारा, किसके हाथ लगी बाजी। और इसी तरह की कई सीटें हैं महाराष्ट्र में जहां पर अपनों की लड़ाई चल रही है। ऐसी सीटों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।